हेलो एवरीवन। तो वैसे तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन एक लिस्ट मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में बनाई थी सिर्फ इसलिए कि ये जानने के लिए कि जो मेरा प्रिपरेशन मैंने कर लिया है क्या उसके बेसिस पे मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था कि मेरी जो प्रिपरेशन है क्या पता वो सही हुई हो या ना हुई हो। तो ये लिस्ट मैंने बनाई थी, ये बी की लिस्ट, ये तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। इसके बाद मैंने एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले एक और लिस्ट भी बनाई थी जिस पे मैंने अपने मार्क्स लिखे थे कि जो क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, जो श्योर शॉट आने ही आने हैं, क्या मेरे वो चैप्टर्स कवर हो गए हैं। तो ताकि मेरे को वो चैप्टर्स करके या वो चैप्टर्स देख के ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि एटलीस्ट मेरे मार्क्स 40 तो बन ही जाएंगे, उसके ऊपर जो भी है वो होगा, बट एटलीस्ट 40 मार्क्स तो बन जाएंगे, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा था। तो ये तो आपको मैं ऑलरेडी लिस्ट शेयर कर चुका हूँ, और इसमें मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि जो ऑरेंज मेरे मार्क किए थे इनके मैंने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे। एक पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के भी इसको मार्क नहीं किया ऑरेंज, इसके भी मैंने क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से किए थे। बाकी इन क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे या क्वेश्चंस मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखे थे, ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया था। तो अब मैं आपको बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जो मैंने कवर की थी अपने एग्जाम से एक दिन पहले। कवर क्या की थी, मैंने इनको देखा था और इनको अच्छे से किया था ताकि मेरे को ये हो जाए कि एटलीस्ट आई विल गेट 14 मार्क्स। अब ये लिस्ट थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी हुई है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से एक बार बनाया है। तो अगर आप ये देखें तो ये कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप इनको भी कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। वैसे मैं आपको डेफिनेटली बार बार बोलूँगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी ना करें, क्योंकि अगर ये सारे चैप्टर्स में से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस आ गए और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें से ईजी क्वेश्चंस आए, तो आपको वो ईजी क्वेश्चंस ही बचा पाएंगे। अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की होगी तो ये इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे और वहाँ ईजी क्वेश्चंस भी छोड़ के आना पड़ेगा। इस कारण से आपका फिर पेपर बिगड़ जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैं आपको लिस्ट एक बार डिसाइड कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। मेरे अटेम्प्ट में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था और 2 नंबर का एमसीक्यू आए थे, तो ऑलमोस्ट सेम मार्क्स। एनआर टैक्सेशन भी हमेशा 8 नंबर का पूछा जाता है। डीटीडब्ल्यू और इक्विलेशन लेवी में से 10 नंबर का। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट ये रहता है। मेरा भी अटेम्प्ट में 6 और 3 ऐसे करके 9 मार्क्स का पूछा गया है। पीजीबीपी और आईसीडीएस के एक दो एडजस्टमेंट पीजीबीपी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वही 10 नंबर। वैसे तो 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट मैंने 10 नंबर एलोकेट किए हैं। रीजन भी मैंने जो बचा हुआ 4 नंबर है वो टैक्स रेट्स को एलोकेट किया है, क्योंकि टैक्स रेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और यही इसी क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करके पूछा जाता है। टीडीएस टीसीएस का स्ट्रेट शॉर्ट फॉरवर्ड 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने मार्क किया है। क्यों? क्योंकि इस बार भी देखिए टीडीएस के 6 नंबर का 8 नंबर का तो क्वेश्चन आया था डिस्क्रिप्टिव में, और 2 एमसीक्यू भी डाले गए थे टीडीएस टीसीएस में से 2-2 नंबर के। तो ये भी 10 नंबर का ऑलमोस्ट हर टाइम कवर होता है। मैट एएमटी और एसईजेड में से कोई एक आता है 8-10 नंबर का, शायद एक एमसीक्यू आ जाएगा या डिस्क्रिप्टिव। हमारे मैट 8 नंबर का आया था, एएमटी पूछा गया था इस बार, एसईजेड को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। उसके अलावा टेस्ट और एग्जिट टैक्स 8 नंबर का आता ही आता है, मेरे में भी 8 का है, पिछली बार भी 8 का आया था। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन 5 नंबर, मेरे अटेम्प्ट में 6 नंबर का एमसीक्यू पूछा गया है, जहाँ बहुत लोगों को दिक्कत हुई है क्योंकि वहाँ अच्छी पेनल्टीज पूछी गई थी, अच्छे से कैलकुलेट करना था। तो ये हर बार आता है 5 नंबर का, ये आपको करना ही करना है। प्रोसिक्यूशन एक बार को छोड़ सकते हो, बट पेनल्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म एलएलपी ओपी बीओआई इसमें से भी आ जाता है लगभग 5 नंबर का। टैक्स रेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिडक्शन एट चैप्टर 6 का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एंड आई डोंट रिमेंबर कि शायद मेरे एग्जाम अटेम्प्ट में भी था या नहीं था, बट फिर भी 4 नंबर इसके। असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ अपील वैसे तो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है और कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं बैठता है, तो मैंने तो छोड़ा था, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आता है 8 नंबर का, ये हमेशा पूछा ही जाता है। और जहाँ तक बात है लास्ट में बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की, तो ये भी 4 नंबर का ऊपर नीचे क्वेश्चन कहीं एमसीक्यू में या कहीं डाल देते हैं 4 नंबर का, 4 या 6 भी हो सकता है। तो टोटल इन सब का मार्क्स मिला के 95 बन जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 95 मतलब 95 फिक्स्ड है, शायद इनमें से 80 मार्क्स का भी आ जाए, लेकिन 80 से कम का तो मुझे नहीं लगता इसमें से आएगा। तो अगर आप इन चैप्टर्स को भी टाइम कंस्ट्रेंट्स बोल रहा हूँ, जिनको टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं या जिनके पास कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है कि कुछ कवर नहीं हुआ है, उनके लिए ये लिस्ट है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कर सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको सब कुछ कवर करना है। मेरे मार्क्स 60 मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने इनको कवर किया था, इनको मैंने सिर्फ इसलिए रेफर किया था फॉर बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस। कवर मैंने सब कुछ किया था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सिर्फ 5-6 चैप्टर जो लास्ट के इंपॉर्टेंट लिस्ट में से बच गए थे मेरे, जो बी कैटेगरी के थे, सिर्फ उनके अलावा मैंने पूरा किया था, ये सब कुछ किया था। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, बट दिस वॉज फॉर योर रेफरेंस।